हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संधि पर वीडियो बना रहे हैं। संधि की जो वीडियो है वो 2 पार्ट में बनाई हुई है मैंने, जिसमें एक बार में संधि के प्रकार, दूसरी बार में स्वर संधि के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। मेल मतलब मिलना। 2 निकटवर्ती वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मिलने से होने वाला जो परिवर्तन है उसी को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिम प्लस आलय, हिमालय। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। यहाँ पर 2 ध्वनियाँ परस्पर मिल रही है जिनसे एक संधि बन रही है। स्वर, अब हम यहाँ पर स्वर के बारे में जानकारी। स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में? अ से औ तक के जो भी शब्द, अ से औ तक जो शब्द है वो होते हैं आपके स्वर। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, अम आहा स्वर की गिनती में नहीं आते। इसके बाद आपके व्यंजन आते हैं। व्यंजन होते हैं क से ज्ञ तक। क से ज्ञ तक के जो भी शब्द है वो सब व्यंजन कहलाते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। ठीक है, और इनसे मिलकर वर्णमाला बनती है। अब आप पढ़ते हैं हम अयोगवाह के बारे में। हमने पढ़ा था अ से औ तक के शब्द स्वर कहलाते हैं। अब अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह अम तथा अह को स्वर में स्थान नहीं दिया गया है। अम और अह को स्वर में नहीं गिना जाता। इनका उच्चारण व्यंजन के साथ होता है और इनको अनुस्वार तथा विसर्ग के रूप में हम पहचानते हैं, इन्हें कहते हैं अयोगवाह। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अयोगवाह लिखिए तो आपको अम और अह लिखना है। संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद क्या होता है? विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। 2 शब्दों को के टुकड़े करना उसे कहता है संधि विच्छेद करना। संधि के प्रकार, संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। स्वर संधि के प्रकारों में है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अभी हम स्वरों को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला मूल स्वर। मूल स्वर में आते हैं अ, ई, उ और री। इसको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई और उ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। इसी प्रकार से संयुक्त स्वर में आता है ए, ऐ, ओ, औ। तो इस प्रकार से हमने स्वरों को 3 भागों में बांटा है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम स्वर संधि, जो भी संधि की विच्छेद करते हैं या संधि को पहचानते हैं, कई बार बच्चे पहचान नहीं पाते कि कौन सी संधि। ये तरीका जो हमने अपनाया है संधि को पहचानने के लिए किया है। अब पढ़ रहे हैं हम स्वर संधि के बारे में। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। इनमें से जब कोई 2 स्वर आपस में मिलते हैं और उनमें विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन, जो भी परिवर्तन उत्पन्न होता है वह कहलाता है आपका स्वर संधि। जैसे उदाहरण के तौर पर रचना प्लस कार, रचनाकार। अब रचना, पहले पद का आखिरी शब्द और दूसरे पद का पहला शब्द। ठीक है, रचना में क्या निकल रहा है? आ। कार में क्या निकल रहा है? आ और आ मिलकर बना रहे हैं आ। इन दोनों से आ का उच्चारण निकल रहा है रचनाकार। तो ये कहलाती है स्वर संधि। इसी प्रकार से हिम प्लस आलय। यहाँ पर हम कह सकते हैं मूल दीर्घ स्वर से दीर्घ स्वर मिल रहा है, मूल स्वर से दीर्घ स्वर मिल रहा है। हिम प्लस आलय, ही म में अ निकल रहा है, आलय में आ निकल रहा है, बना रहा है आ। क्या बना रहा है? दीर्घ स्वर। मूल स्वर से दीर्घ स्वर मिल रहा है जिससे बना रहा है दीर्घ स्वर। तो ये संधि बन रही हिमालय। इसी प्रकार से अब दूसरी संधि जो है वो है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर, मेल यानी मिलने पर होने वाला जो परिवर्तन है वह व्यंजन संधि कहलाता है। तो व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन से, ठीक है, वो चाहे स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है। हल चिन्ह मतलब इस प्रकार से चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, और जब हल चिन्ह के साथ वर्ण लिखा जाता है तो इसका मतलब वह पूर्ण रूप से व्यंजन है, क्योंकि यहाँ पर हम देख जाएंगे कि लिखा है दिग्गज। दिग्गज को हमने लिखा है संधि विच्छेद किया तो दिक प्लस गज, दिग्गज बना है। क के नीचे हलंत आया है, हल चिन्ह आ गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि यह जो वर्ण है यह पूरा व्यंजन है। फिर उच्चारण को हमने संधि विच्छेद किया है तो उत प्लस चारण बनेगा। सज्जन है तो सत प्लस जन बनेगा। वागिश है तो वाक प्लस ईश बनेगा। अब यहाँ पर कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन लिख दिए जाते हैं कि वाक धन ईश मिलकर क्या बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि वाक प्लस ईश मिलकर शब्द बनेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन दिए, वाक्यीश,
वाकश या वागीश, तो कई बार बच्चे होंगे तो वाक और ईश को जोड़कर वाकिश पर टिक करके आ जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर क का क्या बन जाता है, ग बन जाता है। त का बन जाता है ज, त का यहाँ पर च बन रहा है, त का च के साथ में उच्चारण होगा, मिलन होगा, मेल होगा, तो यहाँ पर च बन जाएगा। दिख प्लस गज, ग क के साथ में जब ग मिलेगा तो वहाँ पर भी ग आधे अक्षर का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये है आपकी व्यंजन संधि। इसके बाद आती है आपकी विसर्ग संधि। तो विसर्ग इस प्रकार से चिन्ह होता है विसर्ग का। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से मतलब मिलने से जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग का स मतलब कि जैसे लिखा है यहाँ पर दुस्तर। ठीक है, विसर्ग का स, विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। अब विसर्ग कहाँ पर है, ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा दुह प्लस तर, यहाँ पर पहले जो पद है उसमें आया है विसर्ग, प्लस दूसरे जगह पर दूसरे पद में पहला अक्षर क्या है, आपका त है, तो त क्या बन जाता है यहाँ पर, दुहतर, तो यहाँ पर स का निर्माण होगा, है ना, लिखा है ना यहाँ पर विसर्ग का स, विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि त हो तो वहाँ पर स जुड़ जाएगा। ठीक है, नमः धनते, यहाँ भी त है तो यहाँ पर स बन जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। दुह प्लस साहस है तो दुस्साहस हो जाएगा, स होगा तो भी स बनेगा और त होगा तभी स बनेगा। मनः प्लस ताप तो मनस्ताप, निह प्लस तार निस्तार, निह प्लस संकोच निस्संकोच। इसी प्रकार से विसर्ग का श। अब विसर्ग में से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो तो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यानी कि विसर्ग के साथ में यदि च, छ या श शब्द मिल रहे हैं तो वो क्या बन जाएंगे, श बन जाएंगे। इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे लिखा निह, निह में क्या है, विसर्ग है, साथ में क्या मिल रहा है, च, निह धन च, तो च है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर श लग जाएगा, निश्चल हो जाएगा। दुह प्लस च, यहाँ च है तो फिर दुष्चक्र हो जाएगा। दुह प्लस चरित्र है तो दुष्चरित्र हो जाएगा। निह प्लस चित्त है तो निश्चिंत हो जाएगा। दुह प्लस शासन है तो दुशासन हो जाएगा। हरि प्लस चंद्र है, हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है, मतलब विसर्ग के बाद श च मिलता है तो उसका क्या बन जाता है, श बन जाता है। ठीक है, अब विसर्ग का यदि श हो, विसर्ग के बाद विसर्ग का के साथ में श कैसे बनेगा, यदि विसर्ग से पहले ई या उ और विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। अब निह प्लस काम, विसर्ग के बाद क्या है, यहाँ पर देखिए ई की मात्रा या फिर उ की मात्रा बताई गई, ई या उ की मात्रा हो और बाद में क, ख, ट, ढ, प, फ, क, प, ट इस प्रकार के शब्द जुड़ रहे हैं तो क्या बन जाता है, श बन जाता है। निह प्लस काम निष्काम, निह प्लस कलंक निष्कलंक, दुह प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति, निह धन पाप निष्पाप, दुह धन कर्म दुष्कर्म, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार। तो इस प्रकार के ये जो नियम बताए गए, अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपकी संधि कभी भी गलत नहीं हो सकती। पहचानने का जो तरीका है, अगर ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे।